ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र शैवाल, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित है। आज हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षणों की, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। यह जय नारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इस प्रश्न पत्र की इकाई चतुर्थ में शामिल किया गया है। ब्रायोफाइटा जो शब्द हैं वो ग्रीक शब्द हैं और यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ब्रायोन जिसका अर्थ होता है मॉस और फाइटोन प्लांट्स, अर्थात हम ये बात कर सकते हैं कि ऐसे प्लांट हैं जो मॉस लाइक होते हैं। जो ब्रायोफाइटा हैं वो एम्ब्रियोफाइटा वर्ग के सबसे सरल व आद्य सदस्यों का समूह है। जब हम एम्ब्रियो की बात करते हैं कि किन पादपों के अंदर एम्ब्रियो का निर्माण सबसे पहले हुआ होगा, तो वो ब्रायोफाइटा पादप वर्ग हैं जिसके अंदर सबसे पहले एम्ब्रियो का निर्माण देखा गया है। अतः हम ब्रायोफाइटा को एम्ब्रियोफाइटा के अंदर शामिल करते हैं। पादप जगत में इन्हें थैलोफाइटा, जिसके अंदर हम शैवाल और कवकों का अध्ययन करते हैं, तथा टेरिडोफाइटा के बीच रखा गया है। इस समूह में लगभग 960 वंश तथा 24,000 जातियां हैं जो विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि ब्रायोफाइटा का जो वितरण है वो कॉस्मोपॉलिटन है या विश्वजन्य है। ये पौधे जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। हम इनको एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों प्रकार के हैबिटेट में देख सकते हैं, और इन्हें हम प्लांट किंगडम के एम्फीबियस प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इनके जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए पानी की आवश्यकता रहती है और ये पादप भूमि पर भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हम पादपों को उभयचर या एम्फीबियंस प्लांट भी कहते हैं। लेकिन ऐसा देखा भी गया है कि कुछ पादप ऐसे हैं जो केवल एक्वाटिक हैं, जैसे हम देख सकते हैं रिक्शिया फ्लूटेंस, रिक्शोकार्पस नेटेंस और रियला। ये कुछ ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं जो जलीय हैं। परंतु अगर हम अधिकांश सदस्यों की बात करें तो वो अधिकांशतः मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस के अंदर नम एवं छायादार स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं। अनेक मॉस व डेंड्रोसेरोस वंश की लगभग सभी जातियाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वृक्षों के तनों व पत्तियों पर अधिपादपीय रूप में पाई जाती है। एपिफाइट के रूप में आप देख सकते हैं मॉसेस को और डेंड्रोसेरोस वंश की लगभग सभी जातियों को। इसके अलावा अगर हम बात करें बक्स बाउमिया मीनाकाटे एवं बक्स बाउमिया एफिला व क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, ये जो दोनों प्लांट और ये जो तीन स्पेसीज़ की जो हम बात कर रहे हैं, बक्स बाउमिया की और क्रिप्टोथैलस की, ये सेप्रोफिटिक स्पेसीज़ हैं, मृतोपजीवी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पोरेला प्लेटिफिला की, तो ये शुष्क या हम कहें जीरिक हैबिटेट के या आवासों में पाई जाती है। शुष्क आवासों में देखी जाएगी आपके पोरेला प्लेटिफिला। और भारतवर्ष की जहाँ तक बात करें तो हम ब्रायोफाइटा का जो वितरण है वो देख सकते हैं कि उत्तरी व दक्षिणी हिमालय तथा नीलगिरी की पहाड़ियों में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त रिक्शिया, मार्केंसिया, फिनेरिया आदि की कुछ जातियाँ दक्षिणी भारत, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के मैदानी भागों में भी पाई जाती हैं। जहाँ हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आपके माउंट आबू जो एक पर्यटन स्थल है वहाँ पर, इसके अलावा आप ठंडी बेरी के अंदर आप प्लेजियोकाज्मा, ये कुछ ब्रायोफाइट हैं जो नेचुरली अकरिंग या हम उनके नेचुरल आवास के अंदर देख सकते हैं। सामान्य लक्षण की बात कर रहे हैं हम, जनरल कैरेक्टर्स, तो ब्रायोफाइटा समूह के पौधों में जो जो सामान्य लक्षण पाए जाते हैं हम उसकी चर्चा करते हैं यहाँ पर। और ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में सुस्पष्ट युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट एवं बीजाणुद्भिद स्पोरोफिटिक प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। ये दोनों प्रावस्थाएं विषम रूपी होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट हैं उसके अंदर दोनों प्रकार की पीढ़ियाँ विषम रूपी अवस्था में पाई जाती हैं। अर्थात हम ये देखेंगे कि दोनों जो पीढ़ियाँ हैं युग्मकोद्भिद व बीजाणुद्भिद वो एक समान नहीं दिखाई देती है, और दोनों अगर हम बाह्य रूपों में या फिनोलॉजिकली देखें तो एक दूसरे से स्पष्ट रूप से भिन्नता दिखाई देती है दोनों पीढ़ियों के अंदर।
युग्मकोद्भिद पीढ़ी की बात करें तो ये इसकी डोमिनेंट पीढ़ी है, प्रभावी पीढ़ी है। ये अधिक सुस्पष्ट, दीर्घकालीन, मुक्त शाखित एवं हरित होती है। जबकि बीजाणुद्भिद या स्पोरोफिटिक जनरेशन की यह पीढ़ी की बात करते हैं तो पूर्ण रूप से युग्मकोद्भिद पर आश्रित व अल्पजीवी होती है, डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट एंड एफेमेरल होती है, शॉर्ट लिविंग होती हैं। संरचनात्मक दृष्टि से अगर हम ब्रायोफाइटा के युग्मकोद्भिदों की बात करें तो ये जटिल शैवालों की अपेक्षा भी अधिक विभेदित होते हैं। रिक्शिया, मार्केंसिया आदि रूपों में पादपकाय, अगर हम रिक्शिया और मार्केंसिया की बात करते हैं तो ये डोर्सल वेंट्रल थैलस हैं। इसमें डोर्सल और वेंट्रल पृष्ठ और अधर सतह दोनों पाई जाती हैं। और ये जो थैलस हैं वो श्यान एवं थैलाब होते हैं। थैलोइड प्रकार के पादप प्लांट बॉडी पाई जाती है इसके अंदर। तथा अधोस्तर पर कोमल रोमिल एक कोशिकीय मूलाभासों राइजोइड्स द्वारा संलग्न होते हैं। तो वेंट्रल सरफेस पे आप देख सकते हैं इसके अंदर राइजोइड्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये थैलस जो डोर्सिवेंट्रल या पृष्ठाधारी जो थैलस हैं वो अधर स्तर पे चिपके रहते हैं। परंतु अगर हम मांस पादपों की बात करें तो ये इरेक्ट होते हैं, ऊर्ध्व होते हैं। तो जो एक स्तंभ सदस्य कोमल अक्ष तथा पति सदस्य पार्श्व उपांगों लेटरल अपेंडेज में विभेदित होते हैं। तो एक एक्सेस हैं और उसके अंदर लेटरल अपेंडेज के रूप में लीफी लाइक अपेंडेजेज या प्रति सदस्य पार्श्व उपांग पाए जाते हैं। अधो स्तर पर मूल सदस्य मूलाभासों द्वारा संलग्न रहते हैं और जो नीचे की सतह है उसके ऊपर मूलाभास या राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स की जब हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो मूलाभास जो हैं वो एपेडिकोप्सिडा व एंथोसेरोटॉप्सिडा के अंदर एक कोशिकीय यूनिसेलर एवं अनब्रांच्ड होते हैं, अशाखित होते हैं। लेकिन जब हम ब्रायोप्सिडा या मॉसेल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर ये मल्टीसेलर बहुकोशिकीय एवं शाखित होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। मार्केंसियल्स गण के सदस्यों में मूलाभासों के अतिरिक्त, राइजोइड्स के अतिरिक्त भी कुछ स्ट्रक्चर देखी जाती है जो लाइट पर्पल कलर के स्केल के रूप में भी दिखाई देती हैं। इन स्केल्स के जो मेन काम है वो इनके जो ग्रोथ एरियाज़ हैं, वृद्धि क्षेत्र हैं की रक्षा करना है, प्रोटेक्शन देना है व जल अवशोषण का कार्य करना है। अगर हम ब्रायोफाइट में देखें तो इनमें उच्च श्रेणी के पौधों के समान जाइलम व फ्लोएम व अन्य लिग्निन युक्त ऊतकों का प्राय अभाव होता है। तो हम ये देखें कि इसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं पाए जाते हैं। और सामान्य ऊतक जिसमें हम मुख्यतः जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं, ये दोनों का अभाव होता है। जहाँ तक हम जनन की बात करें, ब्रायोफाइटा के अंदर कायिक तथा लैंगिक दो प्रकार की विधियों से जनन होता है। अलैंगिक जनन ब्रायोफाइटा के अंदर पूर्णतया अनुपस्थित होता है। कायिक प्रवर्धन की बात करें और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो थैलस के पुराने भागों के गलन तथा मृत्यु से बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड पार्ट्स ऑफ थैलस, औपस्थानिक शाखाओं के द्वारा, एडवेंटिशियस ब्रांचेस के द्वारा, अतः विशेष प्रकार की संरचनाएं जैसे कंद, ट्यूबर्स, जैम आदि द्वारा होता है। तो ये कुछ कायिक प्रकार के जनन की कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा ब्रायोफाइटा के जो थैलस होते हैं वो कायिक रूप से विभाजित होते हैं, जनन करते हैं। ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन थैलोफाइटा की अपेक्षा अधिक प्रगत होता है, एडवांस टाइप का पाया जाता है। और टोटली अगर हम बात करें तो ये ऊगेमस टाइप का, ये विषम युग्ममुखी प्रकार का होता है। नर जननांग की बात करें जिसे हम एंथ्रीडियम या पूंधानी कहते हैं, सेवरंत होती हैं, स्टॉक्ड होती हैं, बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर, गोलीय स्पारिकल होती हैं, गदाकार, क्लब शेप्ड अथवा दीर्घवृत्तीय इलिप्सॉइडल संरचना होती हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण हैं वो ब्रायोफाइटा के जो जननांग हैं उसके चारों ओर बंद कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है, जो इसको थैलोफाइटा के जो एल्गी ग्रुप हैं या शैवाल ग्रुप हैं उससे इसको विभेदित करता है। इस आवरण के भीतर अनेक पुंकोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हम ये देखें कि जो आपके पूंधानी की जो संरचना है उससे पहले हम कुछ डायग्रामों के बारे में डिस्कस कर लें कि जो डायग्राम दिए गए हैं वो किस से संबंधित हैं। सबसे पहले अगर हम ए डायग्राम की बात करते हैं तो जो ए डायग्राम है आपके, ये वाला डायग्राम आपका ए डायग्राम जो दे रखा है ये आपका रिक्शिया का थैलस है। आप स्ट्रक्चर इसमें देख सकते हैं, ये रोजेट फॉर्म को इंडिकेट करता है। आप इसमें स्ट्रक्चर में इस तरह की स्ट्रक्चर देख रहे हैं।
तो ये एक रोजेट फॉर्म को इंडिकेट करता है, रोजेट स्वभाव को दिखाता है। इसी में रिक्सिया के अंदर आप जब इसका बी डायग्राम देखें तो आप ये देखें कि जो इसका थैलस है वो आपको डाइकोटोमसली ब्रांच दिखाई देता है। आप देखें कि जो ब्रांचिंग है उसके अंदर यहाँ पर देखें ये दो भागों में बटा हुआ है डाइकोटोमस, यहाँ देखें तो फिर ये दो भागों में बटा हुआ है। तो इसका जो थैलस होता है वो पृष्ठाधारी होता है और द्विभाजी शाखित होता है। इसी के अंदर अगर हम बात करें आगे नीचे की तरफ आप देखें स्पष्ट रूप से सी डायग्राम सी की बात करें, ये जो डायग्राम है आपका जो थैलस है वो मार्केंशिया का थैलस है और इसकी पृष्ठ सतह पे आप देख सकते हैं गेमा कप आपको दिखाई देते हैं जिसके द्वारा ये कायिक विभाजन करता है। और नीचे की साइड में आपको राइजोइड्स दिखाई देते हैं जिसमें आप देख सकते हैं इसकी अधर सतह के ऊपर राइजोइड्स हैं और ये राइजोइड्स आपके एक कोशिकीय और अशाखित हैं। और इसमें भी आप देख सकते हैं चिकनी भित्ति वाले स्मूथ वॉल्ड वाले एंड ट्यूबरकुलेटेड गुलिकामय राइजोइड्स पाए जाते हैं। जो डी डायग्राम है जो पोरेला का डायग्राम है, आप ये देखें कि पोरेला के अंदर जो थैलस है वो किस प्रकार का पाया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आगे थैलसों के अंदर तो हमारा ये जो थैलस है आपका ई थैलस की बात कर रहे हैं जो कि आपका फ्यूनेरिया का डायग्राम है। फ्यूनेरिया के अंदर आप ये देख सकते हैं कि जो नीचे की साइड में है आपके ये युग्मकोद भेद है जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक्सेस हैं और लीफी लाइक अपेंडेजेस हैं। और इसी के ऊपर अगर बात करें हम तो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ऊपर के डायग्राम के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है लॉन्ग स्टॉक और इसके ऊपर कैप्सूल दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं फुट सीटा कैप्सूल स्पोरोफाइट के अंदर, ये फिनेरिया के डायग्राम है। और इसी के कंटिन्यूशन में अगर हम बात करें तो एफ जो डायग्राम है और जिसमें नीचे आपको दिखाई दे रहा है गेमेटोफाइट जिसके अंदर आपको एक्सेस और लिफिल अपेंडेजेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और इसी के ऊपर आप देख सकते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन जो आपको लॉन्ग स्टॉक लाइक सीटा के अंदर और ऊपर की तरफ कैप्सूल के अंदर विभेदित ये स्पोरोफाइट हैं, बीजाणुद्भिद हैं। तो युग्मकोद्भिद के ऊपर बीजाणुद्भिद आपको पूर्णतः डिपेंडेंट या निर्भर दिखाई दे रहा है इसके अंदर। और नीचे के डायग्राम की अगर हम बात करें कि उसके अंदर जो आपको डायग्राम दे रखा है उसमें जब जनन की बात की गई थी तो जो ये डायग्राम है, जब से हम सबसे पहले ये डायग्राम की बात कर लें, इसके अंदर आपको देखें कि ये सबसे ऊपर की तरफ आपको ट्यूबर्स दिखाई दे रखे हैं। तो ये ट्यूबर्स जब मातृपादप से या पेरेंटल प्लांट से जब अलग हो जाते हैं तो नए ब्रायोफाइटा के थैलस में डेवलप होते हैं। बी डायग्राम के अंदर हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक है गेमा कप और एक है गेमी। इस गेमा कप के अंदर आपको अंदर खूब सारी गेमी दिखाई देती हैं। ये गेमी की स्ट्रक्चर हैं, इस तरह की गेमी स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें कि स्टॉक है और ऊपर आपको गेमी दिखाई दे रही हैं। और इसके अंदर आपको दो नोचेस दिखाई देती हैं। इन नोचेस के अंदर आप देख सकते हैं इसके ग्रोथ पॉइंट्स पाए जाते हैं, वृद्धि बिंदु पाए जाते हैं और इन वृद्धि बिंदुओं से अलग अलग थैलस का निर्माण होता है। और बीच में जो केंद्रीय थैलस का अक्ष है वो जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो एक गेमी से दो ब्रायोफाइटा के थैलस का निर्माण होता है। और इसी के अलावा आगे हम देख सकते हैं इसके अंदर जो हम बात कर रहे थे कि पूंधनी की बात कर रहे थे, तो पूंधनी के अंदर स्टॉक हैं और ये बाहर की तरफ इसके अंदर स्टेराइल जैकेट है और अंदर की तरफ हम देख सकते हैं एंड्रोगोनियल मदर सेल्स या एंड्रोसाइट मदर सेल्स जिनसे एंड्रोसाइट या हम कहें पुंकोशिकाओं का निर्माण होता है। तो एंड्रोसाइट बनती हैं और एंड्रोसाइट मदर सेल कह सकते हैं। एंड्रोसाइट मदर सेल से दो एंड्रोसाइट का निर्माण होता है और प्रत्येक एंड्रोसाइट से पुंकोशिका से एक एंथ्रोजॉइड का कायांतरण द्वारा मेटामॉर्फोसिस द्वारा एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रत्येक पूंधनी में अनेक पूमणु बनते हैं। प्रत्येक पूमणु एक चल व द्विकोशाभिक संरचना है, बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होती है। स्त्री जननांग के रूप में या हम कहें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में इसके अंदर आर्किगोनिया पाई जाती हैं, स्त्रीदायनी पाई जाती हैं जो कि लैंड प्लांट का मेन फीचर है। और एम्पी जो ब्रायोफाइट हैं वो फर्स्ट लैंड प्लांट हैं। इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर आर्किगोनिया पाई जाती हैं। आर्किगोनिया के स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें
तो ये एक फ्लास्क सदस्य बहुकोशिकीय संरचना होती है। इसका जो नीचे वाला भाग या आधारी भाग फूला हुआ होता है, जिसको हम अंडा या वेंटर कहते हैं, तथा ऊपरी जो दीर्घित भाग जिसको हम ग्रीवा कहते हैं। अंडा व ग्रीवा के चारों ओर बंदी कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। और जिस तरीके से हम पूंधनी की बात करते हैं, उसी तरीके से स्तनधानी के अंदर भी इसमें स्टेराइल जैकेट पाया जाता है। अगर हम डायग्राम के अंदर इसको देखना चाहें तो आप ये देखें, यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, और ये भी जो डायग्राम है वो आपका स्तनधानी का आर्किगोनियम के अंदर है, जिसमें हमने नीचे की बात की कि जो फूला हुआ पोर्शन है वो वेंटर है और ऊपर की इसकी नेक है। तो वेंटर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि वेंटर और जो इसके अंदर आपका नेक है, दोनों के बाहर की तरफ आपके स्टेराइल जैकेट पाया जाता है। तो ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। और नेक के अंदर आप ये देखें कि नेक कैनाल सेल्स पाई जाती है, एनसीसी पाई जाती हैं, और जो वेंटर पोर्शन पाया जाता है उसके अंदर वेंटर कैनाल सेल, वीसीसी एंड एग सेल पाई जाती हैं। और निषेचन के लिए अगर हम बात करें तो निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। इसी कारण हम ये देख सकते हैं कि ये पादप ज़मीनी पादप हैं, लेकिन जब इन फर्टिलाइजेशन है वो जल के बिना कंप्लीट नहीं होता है। यद्यपि अंडदाह में अनेक पुंमणु प्रवेश करते हैं, परंतु अंड से केवल एक पुंमणु संलयित होकर युग्मनज बनाता है और जाइगोट का निर्माण करता है। युग्मनज में निषेचन के तुरंत पश्चात विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात हम ये देखते हैं कि इसके अंदर किसी प्रकार की विश्राम अवस्था या रेस्टिंग पीरियड नहीं देखा गया है युग्मनज बनने के बाद में। और जो युग्मनज का जो फर्स्ट डिवीजन होता है, प्रथम विभाजन, वो अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है और इसके द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें जो बाहर की कोशिका होती हैं उससे भ्रूण का निर्माण होता है। इसीलिए इस प्रकार के भ्रूण के विकास को हम एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहते हैं। यह भ्रूण विकास जो इसका बहिर्मुखी होता है। यहाँ आप 3 डायग्राम देख सकते हैं। ये जो डायग्राम हैं आपके, फर्स्ट ए की बात करें हम तो ये मार्केंशिया का डायग्राम है, और बी आपका रिक्शिया का डायग्राम है, और सी आपका कॉर्सिनिया का डायग्राम है। जब हम बीजाणुद्भिद की बात करते हैं तो बीजाणुद्भिद फुट सीटा कैप्सूल, हम ये देखते हैं कि जो स्पोरोफाइट हैं उसका सबसे जो नीचे वाला भाग है, जो कंदिल या ट्यूबरस होता है, जो फुट या हम कहें पात के रूप में दिखाई देता है। इसी तरीके से फुट से ऊपर की तरफ जो इलोंगेटेड सेल्स के द्वारा जो निर्मित भाग होता है, जिसको हम सीटा कहते हैं, और सीटा के ऊपर के भाग की तरफ हम देखें संपुटिका या हम कह सकते हैं कैप्सूल पाया जाता है इसके अंदर। तो इस तरह की स्ट्रक्चर में फुट सीटा कैप्सूल में स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड होता है, विभेदित होता है। लेकिन रिक्शिया के अंदर हम देखें कि फुट और सीटा दोनों ही एब्सेंट रहते हैं। इसमें केवल कैप्सूल पाया जाता है, ये संपुटिका पाई जाती है। और जहाँ कॉर्सिनिया की बात करते हैं तो केवल उसमें हम फुट की बात करेंगे और आपके कैप्सूल की बात करेंगे। सीटा इसके अंदर एब्सेंट रहता है, तो सीटा इसके अंदर नहीं पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कैप्सूल हैं उसके अंदर, जैसे रिक्शिया की बात करते हैं, तो जो कैप्सूल है उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज़ पाए जाते हैं और उसके द्वारा स्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। स्पोरोजिनस मदर सेल्स पाई जाती हैं, तो स्पोर टेट्राड या हम कहें बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। और जब हम बात करें कि मार्केंशिया के अंदर, तो इसके अंदर आपके स्पोर के साथ साथ में इलेक्टर मदर सेल के द्वारा इलेटर्स का निर्माण होता है। तो आप ये देखें कि इलेटर्स और स्पोर दोनों स्ट्रक्चर मार्केंशिया के कैप्सूल में बनती हैं। रिक्शिया में केवल आपके जो हैं आपके स्पोर्स या बीजाणुओं का निर्माण होता है। और इसी तरीके से आप कॉर्सिनिया में भी देख सकते हैं स्पोर का निर्माण देख सकते हैं। फर्टाइल सेल्स भी पाई जाती हैं, कुछ स्टेराइल सेल्स भी पाई जाती हैं कॉर्सिनिया के डायग्राम के अंदर। जो ब्रायोफाइटा के अंदर हम बात कर रहे हैं तो जो भ्रूण का विकास है या डेवलपमेंट है वो आर्किगोनिया में ही होता है, स्तनधानी में होता है। बीजाणुद्भिद पूर्ण रूप से युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है, डिपेंड रहता है। बीजाणुद्भिद फुट सीटा एवं कैप्सूल में विभेदित होता है, परंतु कुछ सदस्यों में फुट व सीटा दोनों जैसे रिक्शिया में एब्सेंट रहते हैं और सीटा जैसे कॉर्सिनिया में अनुपस्थित देखा गया है। कैप्सूल में बीजाणुजन कोशिकाएं स्पोरोजिनस सेल्स पाई जाती हैं जिनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जो इसका जो कैप्सूल हैं वो 2n है, द्विगुणित है,
और अर्धसूत्रण से इनके अंदर अगुणित बीजाणु या मियोस्पोर्स का निर्माण होता है। इस समूह के सभी सदस्य अगर की बात करें तो होमोस्पोरस हैं, सम बीजाणु होते हैं, अर्थात केवल एक ही प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं जो आकार व आमाप में समान होते हैं। बीजाणुओं के विमोचन की बात करें तो कैप्सूल भित्ति के फटने से होता है और ये बीजाणु सारे नॉन मोटाइल अचल होते हैं तथा इनका जो डिस्पर्सल है वो एयर के द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर एक तंतुल जनन नाल फिलामेंटस जर्म ट्यूब बनाते हैं, जिनके विभाजन से एक नया थैलस लिवर वर्ट में सीधा थैलस बन जाता है, या अथवा प्रोटीनिमा के रूप में या प्रथम तंतु बनेगा इससे, और इसमें अनेक कलिकाएं उत्पन्न होगी जिनसे नए ऊर्ध्व युग्मक दर विकसित होते हैं। तो गेमेटोफोर का निर्माण होता है इसके अंदर। तो दोनों प्रकार से देखा जा सकता है। लिवर वर्ट में डायरेक्ट जो जर्म ट्यूब्स हैं या फिलामेंटस जर्म ट्यूब्स हैं उससे विभाजन से सीधा थैलस बनेगा, या प्रोटोनिमा प्रथम तंतु बनेगा जो मोसेस के अंदर देखा जाता है, और इस प्रोटोनिमा के ऊपर आपकी जो बर्ड्स या कलिकाएँ बनती हैं जिनसे गेमेटोफोर या इरेक्ट युग्मक दर विकसित होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी हमारी ऑनलाइन क्लास जो कि ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षणों पर आधारित थी। अगली ऑनलाइन क्लास के अंदर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स। तो जो ब्रायोफाइटा का जो वर्गीकरण है उसके बारे में बात करेंगे, और ब्रायोफाइटा के अंदर जो पीडी एकांतरण होता है वो किस प्रकार से होता है, और उसके अंदर जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार से कंप्लीट होता है उसके बारे में बात करेंगे।